Hello students, welcome to M.P.S Academy YouTube official site. This is class 7 Civics chapter 1 and yes, it is your own Vijay Kumar Chaudhary. So in this first lesson, we are going to study on democracy, on equality. We will talk about equality in India and all other parts in the world, what is equality and all. So India is a democratic country. We know that Bharat एक लोकतांत्रिक देश है, and equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. तो equality यानी समानता लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण फीचर है और लोकतंत्र के फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल निभाता है. In this chapter, you will read more about equality, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या है और ये डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या इक्वालिटी सबके लिए भारत में बराबर है, हम ये पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इसका मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स citizens have the right to vote. That means equal right to vote. So let's begin by looking at the story of Kanta, who is standing in line to cast her vote on election day. Kanta की कहानी को देखते हैं. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, आर अलाउड टू वोट. तो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भारत में जितने भी एडल्ट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे कितना भी शिक्षा लिए हों, किसी भी जाति के हों, गरीब हों, अमीर हों, सबको वोट देने का अधिकार है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री हैज़ वन वोट. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की जो आइडिया है वो समानता पर है, क्योंकि ये बताता है कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है. तो हम बात कर रहे थे किसकी? कांता की. तो कांता कहाँ खड़ी है भाई? इलेक्शन का दिन है और कांता वोट देने के लिए खड़ी है. ठीक, यानी वो वोट देगी और वापस अपने घर जाएगी. बट एज अ डे गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स. लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता इस समानता के बारे में सोचती है कि आखिर ये समानता कैसी है. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. उसकी बेटी बीमार है और वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसके जो नियोक्ता है जिसने उसे काम दिया है उससे पैसे मांगने हैं ताकि वो अपनी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाए. Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. अब वो क्या है? डोमेस्टिक हेल्प है, किसी घर में चौका बर्तन का काम करती है, तो थक जाती है और अंततः दिन के अंत में फिर से वो एक लंबी लाइन में खड़ी है. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर. अब ये जो पंक्ति है ये सरकारी अस्पताल की है और ये सुबह की जो पंक्ति थी वोट वाली उससे अलग है, क्योंकि इस पंक्ति में ज़्यादातर लोग गरीब हैं. ठीक है. अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी क्या है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. गरीब होने के अलावा भारत में असमानता अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं. देखिए कैसे. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. तो सबसे समान मतलब कॉमन जो साधारण इनइक्वालिटी यानी असमानता का भेदभाव का जो है वो है कास्ट सिस्टम. तो अब एक दलित बच्चे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे जो स्कूल जाता था. दलित यानी वो टर्म है जो लोअर कास्ट के लोग अपने आप को एड्रेस करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि वो दलित है. ठीक. तो अभी हमने कांता की कहानी देखी कि सुबह वो एक वोट के लाइन में थी, तो वहाँ सबको समान अधिकार था, सबका वोट बराबर वैल्यू रखता था. लेकिन शाम को जब वो हॉस्पिटल के लाइन में जाती है तो वहाँ पर जो है समानता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग हैं. ठीक. अब अगली कहानी एक दलित बच्चे की है, हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो दलित लोग हैं, दलित यानी वे लोग जो लोअर कास्ट के लोग अपने आप को दलित कहते हैं, तो ये जो दलित बच्चे हैं ये क्या करते हैं. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ दलित बॉय. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक मशहूर दलित राइटर हैं और अपने जीवनी में उन्होंने लिखा, उनका जीवनी का नाम है जूठन, किताब उन्होंने लिखा है, और एक दलित लड़के का जीवन कैसा रहता है. Om Prakash was made to sweep the school and playground, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. तो जब वो स्कूल जाते थे तो ओम प्रकाश दलित थे, तो उन्हें स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ता था, स्कूल के प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाना पड़ता था, और ये तब रुका जब उसके पिताजी स्कूल से गुजर रहे थे. द सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी. अगला स्टोरी जो है हम मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के बारे में बात करते हैं.
who were looking to rent an apartment in the city and they had the money and so paying the rent was no problem. तो मिस्टर और मिसेस अंसारी एक घर खोज रहे थे किराए पे, उनके पास पैसे भी थे तो किराया देना कोई समस्या नहीं थी. They visited the first apartment and when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. तो जब वो पहले अपार्टमेंट में गए तो जो मकान मालकिन थी, उन्होंने जब पता चला कि ये इनके नाम क्या है तो उन्होंने बहाना बनाया कि वो यहाँ किराए पे घर नहीं दे सकती क्योंकि इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं सब शाकाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है. ठीक है. तो यानी यहाँ पर क्या है, द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट, और दूसरे और तीसरे घर में भी यही बहाने बनाए गए. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. तो अंततः एक प्रॉपर्टी डीलर ने कहा उनसे कि भाई अपना नाम बदल लो, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह मिस्टर एंड मिसेस कुमार करो. तो अंसारी ऐसा नहीं चाहते थे तो उन्होंने कुछ आगे देखने की इच्छा जताई. अब यहाँ पर इक्वालिटी है या इक्वालिटी नहीं है ये आपको सोचना है. मतलब इक्वालिटी है या नहीं है. अगर इक्वालिटी होता तो मिल जाता. इक्वालिटी नहीं है, धर्म के नाम पर इक्वालिटी नहीं है, जाति के नाम पर इक्वालिटी नहीं है, और समानता तो बिल्कुल नहीं है. कहने को है लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है. रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी यानी आत्मसम्मान. यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दिस आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. तो ये जो 2-3 कहानियाँ हमने पढ़ा इससे हमें पता चल जाता है कि हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, जिस धर्म को मानते हैं, या फिर हमारा जो क्लास है, हम अपर क्लास हैं या लोअर क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं, है ना, हम पुरुष हैं या महिला हैं, इन सब चीज़ों से निर्धारित होता है कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा. When persons are treated unequally, their dignity is violated. और जब किसी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसका जो आत्मसम्मान है उसका उल्लंघन होता है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. तो हमने जो पढ़ा अभी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी, इन दोनों की डिग्निटी का उल्लंघन हुआ क्योंकि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया वैसा नहीं होना चाहिए था. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. तो ओम प्रकाश और अंसारी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको भी उतना ही सम्मान और उतना ही आदर मिलना चाहिए जितना दूसरे को मिलता है. तो ये होता है समानता. लेकिन जिस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह का चलन है समाज में, तो हम देख सकते हैं कि समानता बिल्कुल है नहीं. तो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में इक्वलिटी कैसी है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. तो भारत में सभी बराबर हैं, चाहे वो देश के जितने भी पुरुष हैं, महिला हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी जनजाति से हैं, कोई कितना भी शिक्षा प्राप्त किया हो, कैसा भी उनका आर्थिक स्थिति रही हो, सभी बराबर हैं. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. अब ये जो इक्वलिटी है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान है भारत का, उस संविधान में इसके बारे में बताया गया है. और पहला क्या है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं. ठीक, तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं. अब अगर आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं तो उसके लिए भी कानून में दंड का प्रावधान है, किसी के साथ अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो. फिर सेकंड है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जगह जन्म लिए हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो. Third, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. सभी लोगों को सभी जगह जाने की अनुमति है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो. फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड. और चौथा है कि छुआछूत जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, और यह कानूनन अपराध है अगर आप छुआछूत मानते हैं तो ये हमारे भारतीय संविधान में अंकित है. ठीक, तो संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो भारत में समानता है, लेकिन अगर हम सामाजिक तौर पे देखते हैं जो प्रैक्टिस में है, वैसा जो कहानियाँ हमने अभी पढ़ी उस आधार पे दिखता है कि समानता नहीं है. अब ये आपको निर्णय करना है
कि समानता कैसे बरकरार होगा, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। दो तरीके हैं जिससे सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया है समाज में समानता लाने की। पहला तो है कि संवैधानिक तरीके से अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उससे दंड मिलेगा उस आधार पे, और दूसरा है कि सरकार समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे योजनाओं को लागू करती है जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो दलित हैं या फिर इस तरह के लोग हैं उनके लिए। तो इनमें से एक सबसे मज़ेदार जो है प्रोग्राम वो है मिड डे मील, लेकिन उसके बारे में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉज, यानी फॉर्मिंग लॉज दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी, यानी ऐसे कानून बनाना जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे और सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिले। स्कीम, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। सरकार ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ के लिए हैं, यानी दलितों के लिए। दिस स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। और ये जो योजनाएं हैं ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है जो कई शतकों से, कई सालों से, कई 100 सालों से जिनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। तो मैं मिड डे मील की बात कर रहा था, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। मिड डे मील तो आप जानते होंगे, सरकारी विद्यालयों में भोजन मिलता है। तो पहला क्या है पॉजिटिव इफेक्ट, मोर पुअर चिल्ड्रन बिगेन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। सबसे पहले गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने लगे और विद्यालय में पढ़ने लगे। दिस प्रोग्राम हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। तो ये जो धर्म की अवधारणा है, यानी कास्ट सिस्टम, जातिवाद की अवधारणा है, इसको पूर्वाग्रह है, इसको ख़त्म किया क्योंकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बच्चे एक ही साथ भोजन बैठकर करते हैं। This program also provided food and nutrition to children of poor families who were not able to provide healthy nutrition to their children। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं उनको सही भोजन और पोषण मिला गरीब परिवार के बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो मिड डे मील के कई सारे प्रभाव हैं। अब आगे देखते हैं, ये सरकारी इश्यूज, सरकारी स्कीम थी मिड डे मील वाली। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो अभी तक तो हम भारत की बात कर रहे थे, क्या भारत के अलावा दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ भी कुछ इश्यूज हैं? तो इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल। ठीक, तो अमेरिका में जो अफ्रीका से आए थे उनके साथ समानता नहीं था। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans। और इस वजह से 1950 के दशक में वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स के समानता के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law। और इसके पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका जैसे देश में, और कानून के नज़र में भी वो समान नहीं थे। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। तो नागरिक अधिकार कानून 1964 के अंतर्गत जातिवाद, भेदभाव, ये सब के आधार पर सब पे रोक लगा दिया गया। यहाँ एक तस्वीर देखिए आंदोलन का है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, काले लोगों का जीवन भी मायने रखता है। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स ऑन December 1, 1955, Rosa Parks, a 42-year-old African American woman, boarded the bus to go home from work। On that day, Rosa Parks initiated a new era in the American quest for freedom and equality। असल में जब अफ्रीकन होते थे या तो बस में अगर वो चढ़ते थे तो या तो सबसे पीछे बैठेंगे या फिर कोई गोरा आ गया तो उसके लिए सीट खाली कर देंगे। लेकिन रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन थी और उन्होंने बस पे बैठी और एक नया युग चालू कर दिया। और सिविल राइट एक्टिविस्ट थी रोज़ा पार्क, और उनके कई लंबे संघर्ष के बाद 1964 में सिविल राइट एक्ट लागू हो गया, जो जाति, धर्म या फिर किसी भी देश से आप बिलोंग करते हैं उससे आपको ये करता है, क्या कहते हैं, सुरक्षित रखता है। अगला है डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995। अपंग लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि उनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट्स एंड गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी।
तो ये जो कानून है ये बताता है कि जो असमान लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको भी पूर्ण अधिकार है समाज में समानता का। और सरकार जो है सभी संभव प्रयास करती है ताकि समाज में उनकी समानता बराबर रहे। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स। सरकार को उन्हें फ्री एजुकेशन देना होता है और ऐसे अपंग बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। दस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग, स्कूल, शॉपिंग मॉल एक्सेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स। और ये लॉ कहती है कि इन सभी जगहों पे, बिल्डिंग, स्कूल, शॉपिंग मॉल वगैरह में ऐसी व्यवस्था की जाए कि ताकि ये बच्चे भी वहाँ पहुँच सके। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप उसका वीडियो बनाएंगे और उसे अपलोड करेंगे दिए गए नंबर पे। ठीक है, टिल देन बी सेफ, be at home, be happy and keep studying and keep watching. Another video will be posted soon. Thank you. Have a good time and don't panic. We will be back soon